नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2015 की लिटिल बॉय नाम की एक हिस्टोरिकल ड्रामा से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो एक छोटे से बच्चे की फेथ को दिखाती है और दिखाती है कि फेथ कितना पावरफुल चीज है। अगर फेथ हो तो हम पहाड़ जैसे बड़ी चीज को भी हिला सकते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से कोस्टल टाउन ओहेयर से। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। दुनिया में जंग का माहौल था, चारों तरफ लड़ाई चल रही थी। वही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है पेपर। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसकी हाइट उसके उम्र के हिसाब से थोड़ा कम था और कुछ बदमाश बच्चे उसे लिटिल बॉय कह के चिढ़ाते भी हैं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे उस नाम से पुकारे। खैर, पेपर की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान उसके पापा जेम्स बसबी हैं। पेपर अपने पापा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। वह अपने पापा के साथ ही घूमता था, खेलता था और वे चोरों से लड़ने, समुद्री यात्राओं में जाना जैसे एडवेंचरस काल्पनिक कहानियों में वक्त बिताते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और पेपर अपने पिता को दुनिया के सबसे बेस्ट पापा मानता था। दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग थी। जब भी कभी वह मुसीबत में फंसता है, उसके डैड हमेशा उससे पूछता है, कैन यू बिलीव यू कैन डू दिस? और पेपर हमेशा जोश में जवाब देता है, यस आई बिलीव आई कैन डू दिस। जेम्स पेपर को यह भी सिखाता है कि असली स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। पेपर के परिवार में उसके पापा के अलावा उसका भाई लंडन बसबी, जो उससे बिल्कुल अलग और उसके जैसा पापा के इतने करीब नहीं था, और उसकी माँ एमा बसबी, जो एक लव एंड केयरिंग नेचर की औरत थी और पेपर की हाइट को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी। खैर, फिर कुछ साल बाद एक दिन रेडियो पे खबर आती है, जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली शामिल हो गया है, जिस वजह से पूरे देश के साथ ओहेयर में भी माहौल एकदम बदल जाता है। अब हर घर से कोई ना कोई जंग में शामिल होने के लिए आर्मी में भर्ती होता है और बसबी फैमिली की तरफ से उसका बड़ा भाई लंदन आर्मी में जाने के लिए अप्लाई करता है, लेकिन फिजिकल टेस्ट में उसका पैर फ्लैट फुटेड निकलता है और उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से अब उनके परिवार की तरफ से पेपर के पापा जेम्स जंग में जाने का फैसला करता है। ये सुन पेपर का मानो जैसे दिल टूट जाता है। एम्मा भी दुखी और परेशान होती है। अब वो दिन आता है जब जेम्स को जाना होता है। पूरा परिवार बस स्टेशन पर उसको सी ऑफ करने जाता है। माहौल बहुत इमोशनल था। पेपर रोते हुए अपने पापा से लिपट जाता है। तब जेम्स उसको प्रॉमिस करता है कि वो जल्द वापस आएगा। अब दिन गुजरता है। अब जेम्स की गैर मौजूदगी में लंदन उसके पिता का बिजनेस संभालता है, जो कुछ खास चल नहीं रहा था। पेपर अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। गुजरते दिनों के साथ पेपर अब अपने पिता को बहुत मिस करने लगा। फिर एक दिन एक आर्मी ऑफिसर उनके घर पर आता है। वह एमा से कहता है कि जेम्स मिसिंग इन एक्शन रिपोर्ट किया गया है, मतलब वह एक मिशन के दौरान लापता हुआ है और उसका अब तक कोई खबर नहीं मिली। यह सुनकर एमा की तो जैसे दुनिया रुक सी गई। वह अपने दोनों बेटों को यह बात कहती है। पूरे परिवार के बीच गम और मातम का माहौल छा जाता है, खासकर पेपर, जो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। पेपर अब बहुत ही उदास और मायूस रहने लगा और अकेले बिना किसी से बात किए बैठा रहता था। उसकी ऐसी हालत देख उसकी माँ एमा लंदन को उसे एक मैजिक शो दिखाने ले जाने कहता है, जो पेपर अपने पापा के साथ देखने जाने वाला था। लंदन उसे मैजिक शो दिखाने ले जाता है। शो में मैजिशियन अमेजिंग ट्रिक्स दिखाता है, जिसे देख पेपर एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो मैजिशियन ऑडियंस में से पेपर को स्टेज में बुलाता है। पेपर स्टेज पे जाता है, लेकिन वह थोड़ा सा नर्वस था। मैजिशियन उसको एक कांच की बोतल देता है और कहता है कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा के अपने दिमाग से इस बोतल को मूव करने की कोशिश करें। पेपर आंखें बंद करता है और पूरा जोर लगाता है। वह अपने पापा का मंत्र याद करता है और मन ही मन कहता है, यस आई बिलीव आई कैन डू दिस। वो हाथ आगे करता है बोतल की तरफ और उस पर अपना पूरा फोकस लगाकर अपने दिमाग के ताकत से बोतल को मूव करने की कोशिश करता है। ऑडियंस में भी सब लोग सांस रोक के बोतल की तरफ देख रहे थे। और फिर तभी अचानक बोतल हिलने लगती है और देखते ही देखते बोतल अपनी जगह से मूव हो जाती है। ये देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। पेपर को यकीन नहीं होता, पर मैजिशियन उसको कहता है, तुम्हारे अंदर पावर है। ये पावर है फेथ की। फिर दूसरे दिन वह अपनी माँ के साथ चर्च जाता है। चर्च में फादर अपनी स्पीच के दौरान फेथ के बारे में कहता है। वह कहते हैं कि इफ यू हैव फेथ यू कैन मूव अ माउंटेन, और अगर फेथ हो तो तुम वॉर भी रोक सकते हो। पेपर के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो फेथ से बॉटल को मूव कर सकता है तो शायद वो अपने फेथ से जंग भी रोक सकता है और अपने पापा को वापस ला सकता है।
लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बस एक मैजिक ट्रिक थी। उसको लगता था कि उसने सच में बॉटल को हिलाई है। खैर, अब उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो घर आके बार बार उस ट्रिक को प्रैक्टिस करता है और चीजों को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह काम नहीं कर रही थी। वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है शायद उसको और ज्यादा फेथ की जरूरत है। फिर एक दिन वह एक दुकान में टहल रहा था, तभी वह हशीमोटो नाम के आदमी से टकराता है जो एक जापानीज था। वह हशीमोटो को देख डर के मारे वह तुरंत बाहर भागता है और अपने बड़े भाई को इस बारे में बताता है। हाशिमोतो ओहरे में रहने वाला एक अकेला बूढ़ा जापानीज आदमी है, क्योंकि अमेरिका जापान के साथ जंग लड़ रहा है, इसलिए टाउन के लोग उसको दुश्मन समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जापानीज ओरिजिन का है। लंदन वहां जाकर हशीमोटो को धमकाने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी फादर ओलिवर वहां आ जाते हैं और लंदन को रोकता है। अब रात को लंदन अपने छोटे भाई पेपर के साथ हशीमोटो के घर जाता है और उनके घर में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लंदन फिसल कर गिर जाता है और दोनों डर के वहां से भाग जाते हैं। ये सब हशीमोटो अपने घर के अंदर से देख रहा था। इस वजह से पुलिस लंदन को अरेस्ट कर लेती है और क्योंकि पेपर एक छोटा बच्चा है, इसलिए फादर ओलिवर उसे समझाने के लिए चर्च बुलाता है। तब पेपर फादर ओलिवर को कहता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। फादर ओलिवर उसको समझाते हैं कि फेथ यानी विश्वास बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन वो जादू की तरह काम नहीं करता। फेथ का मतलब है अच्छे काम करना, दूसरों की मदद करना और भगवान पे भरोसा रखना, चाहे जो भी हो। फादर ओलिवर पेपर को एक चैलेंज देते हैं। वो उसको एक पुरानी लिस्ट देते हैं जिसको कहते हैं दी एंशिएंट लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ काम लिखे होते हैं जो बेसिकली कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी है। फादर कहते हैं अगर तुम ये लिस्ट पूरी करोगे तो तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होगा, और जब तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होगा तो शायद भगवान तुम्हारी सुन ले और तुम्हारे पापा को वापस भेज दें। लेकिन फादर ओलिवर इस लिस्ट में खास पेपर के लिए एक और काम ऐड करते हैं कि उसे हाशिमोटो से दोस्ती करनी होगी, और कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी नफरत बाकी रहेगा तो तुम्हारा फेथ कभी स्ट्रांग नहीं होगा। खैर, अब अगले दिन पेपर हिम्मत करके हाशिमोटो के घर जाता है। वह दरवाजे पर नॉक करता है। हाशिमोटो दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो पेपर उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है। हाशिमोटो बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन पेपर उसके पास फिर से जाता है, लेकिन इस बार वह उसके लिए एक एज ए गिफ्ट एक सोडा का बोतल लेकर जाता है। सोडा का बोतल उसके पास रख पीछे हट जाता है। हाशिमोटो बोतल ले लेता है, लेकिन फिर बोतल कूड़ेदान में फेंक देता है। ऐसा करके पेपर हर रोज हाशिमोटो के पास जाता है, लेकिन हमेशा उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। फिर एक दिन हमेशा की तरह पेपर निराश होकर घर लौट रहा था, तभी हाशिमोटो उसे बुलाता है। उससे कहता है कि अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। फिर दोनों एक आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम वाला हाशिमोटो को आइसक्रीम देने से मना कर देता है। तब पेपर रियलाइज करता है कि वह लोग उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं। फिर पेपर अपना आइसक्रीम उसे दे देता है और इस तरह से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब पेपर वह लिस्ट हाशिमोटो को दिखाता है और पूरी बात बताते हुए लिस्ट में दी गई चीजों को उसे पूरा करने में उसकी हेल्प मांगता है। हाशिमोटो लिस्ट को देखता है और उसकी मदद करने का वादा करता है। फिर अगले दिन दोनों लिस्ट का विजिट द सिक वाला टास्क पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहां पेपर एक जंग में घायल सिपाही से मिलता है। इस तरह वह लिस्ट का पहला टास्क पूरा करता है। विजिट दोज हु इज इन प्रिजन के लिए वो अपने भाई से मिलने जाता है जो अभी भी जेल में था। शेल्टर द होमलेस के लिए वह अपने गराज में काम करने वाले मैकेनिक जो उनके गराज में ही रहता है उसे पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए अपने घर में जगह देता है। बरी द डेड के लिए वह एक सेमेट्री में जाता है, लेकिन क्लोथ द नेकेड ये वाला टास्क थोड़ा ट्रिकी था। हाशिमोटो उसे एक जगह भेजता है जहां कुछ औरतें स्वेटर बुन रही थीं। हाशिमोटो के कहने पर पेपर भी उनके साथ स्वेटर बुनने लगता है। जाहिर सी बात है सभी औरतें उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। वह स्वेटर बुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता उसे कैसे करें। तब वहां पर एक लेडी उसकी हेल्प करता है और उसकी मदद से वह एक स्वेटर बुनता है। वह लेडी प्रेग्नेंट थी, तो वह स्वेटर उसके बच्चे के लिए उसे दे देता है, क्योंकि उसके हिसाब से न्यूबॉर्न बेबी भी तो नेकेड ही होता है। अब बचा था आखिरी टास्क, फीड द हंग्री। तब पेपर की माँ उसे कहती है कि इसके लिए तुम अपने किसी दोस्त को घर पर खाने पर क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि दोस्त को खाना खिलाना भी फीड द हंग्री ही होता है। अब पेपर एज अ फ्रेंड हाशिमोटो को खाने पर बुलाता है, लेकिन उसकी माँ एमा को इस बारे में पता नहीं होता कि पेपर ने खाने पर हाशिमोटो को बुलाया है। वह हाशिमोटो को उनके घर के दरवाजे पर देख थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर उसे अंदर बुलाती है और फिर तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब लंदन घर पहुंचता है। वह हाशिमोटो को अपने घर पर देख बहुत गुस्सा होता है
और उस पर बंदूक टांगते हुए उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। लंडन पेपर को हाशिमोटो के साथ घूमने के कारण उसे डांटते हुए भला बुरा कहता है। तब पेपर उसे कहता है कि वो यह सब उसके पापा को वापस लाने के लिए कर रहा है, और वह यह भी कहता है कि अगर हम चाहे तो अपने विश्वास की शक्ति से पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तब उसका भाई उसे कहता है, अगर ऐसा है तो सामने उस पहाड़ को हिलाकर दिखाओ। तब पेपर पहाड़ की तरफ अपने हाथों को फैलाकर जोर लगाकर अपनी इनर स्ट्रेंथ से पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है। ये सब टाउन के सभी लोग देख रहे थे और बच्चे उस पर हंस रहे थे, लेकिन पेपर अपनी कोशिश जारी रखते हुए पूरा जोर लगाता है। लंडन को लगता है कि बस अब बहुत हो चुका, वह उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, चीजें गिरने लगी और इमारतें हिल रही थीं। लोग डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। पेपर को यकीन नहीं होता कि उसने सचमुच ये कर दिखाया है। खैर, अब टाउन के लोग पेपर को अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ लोगों को लगता था कि यह बस एक छोटा सा अर्थक्वेक था, और कुछ लोग मानते थे कि यह सचमुच पेपर ने किया है। अब यह अर्थक्वेक था या पेपर ने सचमुच अपने फेथ की ताकत से किया था, या फिर बस ये एक कोइंसिडेंस था, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। खैर, अब पेपर को लगता है कि उसने लिस्ट के सभी टास्क को पूरा किया है, तो अब उसका फेथ स्ट्रांग हो चुका है। अब वह पक्का अपने पापा को वापस ला सकेगा। फिर एक दिन उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि जब वॉर खत्म होगा तब सोल्जर अपने घर लौट सकेंगे। मतलब अब उसको लगता है कि अगर वह वॉर रोक सका तो उसके पापा घर वापस आएंगे। वो हाशिमोटो के पास जाता है और उनसे पूछता है कि जापान कहाँ पर है। तो वह पेपर को मैप में दिखाता है कि यहां से वह सीधा जाए तो समुंदर के ठीक उस पार उसे जापान दिखाई देगा। मतलब वो अगर सनसेट पॉइंट पे खड़ा हो तो समुंदर के ठीक उस पार उसके सामने जापान होगा। पेपर अब सनसेट पॉइंट पर खड़े होकर अपने हाथों को फैलाकर मन में सोचता है, आई बिलीव आई कैन डू दिस, और अपने फेथ और इनर स्ट्रेंथ की पावर से वॉर को रोकने की कोशिश करता है। अब इस तरह से वह हर रोज वहां जाकर ऐसा करता है। अब टाउन के लोग भी उसे ऐसा करते हुए हर रोज देखता है। अब उन्हें भी पेपर पर भरोसा होता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दिन बीत जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। लेकिन एक सुबह जब पेपर टाउन से गुजर रहा था, सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे पता नहीं था आखिर मामला क्या है। तब एक लेडी उसे रोक के कहता है, तुमने कर दिखाया। तब उसे पता चलता है कि अमेरिका ने जापान पर एक न्यूक्लियर बम गिराया है जिसका नाम लिटिल बॉय है। ओहेयर के लोगों को लगता है कि उनका लिटिल बॉय पेपर ने ही ये कर दिखाया है। पेपर यह सुनकर खुश होता है क्योंकि अब वॉर खत्म हो गया है, तो अब उनके पापा घर आ सकेंगे। दूसरी तरफ सैम नाम का एक आदमी लंडन के साथ हाशिमोटो के घर जाकर तोड़फोड़ करता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। तब लंडन को रियलाइज होता है कि वह जो कर रहा है गलत कर रहा है और सैम को रोकता है। हाशिमोटो की हालत इतनी खराब होती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। फिर पेपर उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर एक दिन एक ऑफिसर उनके घर आता है और पेपर की मां एमा को यह न्यूज देता है कि जेम्स, जो मिसिंग इन एक्शन था, उसकी बॉडी मिल गई है। यह सुनकर एमा गम में डूब जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। अब पेपर के परिवार के साथ सब लोग जेम्स की फ्यूनरल पर इकट्ठा होते हैं। पेपर अपने पापा की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगता है। अब उसका हीरो, उसका पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब कुछ महीने बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पेपर अपने पापा के सेमेट्री पर जाता है और वहां वह अपनी वो लिस्ट रखकर जो उसने अपने पापा को वापस लाने के लिए पूरा किया था, और वहां से चला आता है। फिर एक रोज एमा और लंडन उनके गराज पर कुछ काम कर रहे थे और तभी एमा को जेम्स की एक पुरानी फोटो मिलती है। तभी फिर से एक आर्मी ऑफिसर वहां आता है। वह एमा से कहता है कि दरअसल उनसे एक गलती हुई है। उन्हें जो बॉडी मिली थी वह उनके पति के नहीं बल्कि किसी और की थी, और उनके पति जेम्स अभी जिंदा है और एक आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर एमा इमोशनल हो जाती है और उनके हाथ से फोटो फ्रेम गिर जाती है। लंडन दौड़ के यह खबर पेपर को देने जाता है जो सनसेट पॉइंट पर बैठा हुआ था। वह उसे ऊपर उठाता है और कहता है, तुमने कर दिखाया मेरे भाई। ये कहकर वह उसे गले लगा लेता है। अब तीनों जेम्स से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। पेपर अपने पापा को देखता है और इतने सालों बाद वह अपने पापा से गले मिलता है। तब जेम्स उसे पार्टनर कहकर पुकारता है और बस भी परिवार फिर से एक हो चुका था, और यहीं पर मूवी खत्म होती है। ये मूवी हमें सिखाती है विश्वास कितना ताकतवर हो सकता है। विश्वास है तो एक छोटा सा शब्द, लेकिन विश्वास हो तो हम नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। वह कहते हैं ना, इफ यू बिलीव यू कैन मूव अ माउंटेन। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।